नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन वापस से अपनी जो MCQ डेली जो सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रखी थी उसी के रिगार्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं। जो PG लेवल के अंदर RPSC स्कूल व्याख्याता के अंदर या फिर कॉलेज लेक्चरर के अंदर आपको ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं, बायोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक्स, जिनके हमेशा आपकी एग्ज़ाम के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, उनके इन्वेंटर है, जिन्होंने उसकी आविष्कार किया है, आविष्कारकर्ता कह सकते हैं अपन, उनके बारे में क्वेश्चंस हमेशा बनता है। एक या दो क्वेश्चन केवल आपको डिस्कवरी या फिर उनके इन्वेंशन के ऊपर मिलते हैं। तो अपन सभी आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे 20 क्वेश्चन, वो उन्हीं के ऊपर टारगेट करके बनाए गए हैं, जो केवल उनके इन्वेंशन के आधार पे। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक विशेष सूचना जो खास तौर से यूजी और पीजी की बुक जिसके पास में अवेलेबल नहीं है, पीजी का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया था, अभी नाउ अवेलेबल है दोनों बुक की। और ख़ास तौर से सीकर के अंदर कोई स्टूडेंट, सीकर के आसपास के स्टूडेंट है, तो वो सीकर से श्री गणपति जो रोजगार सेंटर है, ओम टावर के फर्स्ट वाली जो दुकान है कॉर्नर वाली, नवलगढ़ रोड के ऊपर, वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट वाला देखते हैं। हु इज़ क्रेडिट विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर दिया है अर्ने सेलियस, अपन कह सकते हैं। तो अर्ने सेलियस ने सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कवर किया था, या फिर इन्होंने इसके इन्वेंशन किया था, इन्होंने इसको बनाया था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमेशा से जो उद्देश्य रहा है वो वही है कि ये क्या कर सकता है, साइज के आधार पर, साइज के आधार पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये डेली एक ही टर्म वापस बार बार बताने का यही है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए अगर ये टेक्निक्स नहीं है, कोई स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो, तो उनको भी थोड़ा बेसिक आइडिया रहे कि जेल इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पे काम आता है। दो प्रकार की जेल काम आती है, एक एग्रोज जेल काम आती है, एग्रोज जेल, और ये किसके लिए काम आती है? जब बड़े मॉलिक्यूल को यदि आप सेपरेट करना चाहते हो, तो खास तौर से डीएनए और आरएनए, इनको सेपरेट अगर आपको करना है, बड़े फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, तो एग्रोज जेल। और दूसरी जेल अगर अपन देखेंगे यहां पर, तो पॉलीएक्रिल एमाइड जेल, एक ये जेल काम आती है। ठीक है, ये जेल खास तौर से स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए काम आती है, जैसे प्रोटीन या फिर स्मॉल डीएनए या आरएनए यूज में लिया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। अपना आविष्कार, इसका इन्वेंशन के बारे में अपन बात करें तो इसने अर्ने और सेलियस ने, अर्ने सेलियस ने क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, इन विच ईयर वॉज इलेक्ट्रोफोर्सिस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले इसका जो आविष्कार है वो किया गया था इनके द्वारा, तो कब किया गया था? तो 1937 के आसपास में इन्होंने इसका इन्वेंशन जो है वो किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि रेगुलर अगर आप लोग क्लासेस देखोगे, ठीक है, रेगुलर देखोगे तो यही क्वेश्चन आपके बार बार में रिपीट होंगे, बार बार में ये टर्म्स रिपीट होंगे। हर प्रत्येक जो कंडीशन किसी न किसी क्वेश्चन में बताते हुए चलूंगा, तो जब एग्जाम में आप बैठोगे तो वो चीज़ें हैं माइंड में कहीं ना कहीं आपको क्लिक होगी, ये चीज़ तो इस बेस पे हो। और आप देखना एग्जाम के अंदर कोई हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते टूल टेक्निक से, सिंपल वे में पूछे जाते हैं। बस कंडीशन इतनी सी है कि वो चीज़ें एक बार आपके माइंड से गुजरी हुई होनी चाहिए, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेंट्रीफ्यूगेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो यहां पर दिया है J.W. बीम्स, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक,
थियोडोर स्वेडबर्ग। तो इनके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आएगा थियोडोर स्वेडबर्ग आएगा। ठीक है, स्वेडबर्ग की अपन जो एस यूनिट है वो भी लिखते हैं अपन, ठीक है ना, कि कोई भी सैंपल को आप सेपरेट करते हो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा तो उसको अपन आगे क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। सेडिमेंटेशन रेट भी कहा जाता है इसे। सेडिमेंट्री रेट, और उसे एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके आधार पर सेपरेट किया जाता है इनके अंदर, डेंसिटी के आधार पर, उनकी मोलिकुलर वेट के आधार पर और ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के पीछे का जो सिद्धांत है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन। तो यहां पर देखो डेंसिटी के आधार पे अपन क्या करते हैं कि सैंपल को सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेपरेट कर पाते हैं। डिपेंड करता है कितने टाइम पर राउंड लगा रही है वो, जो आपने टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रखी है, सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है इस प्रकार से, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसके अंदर यहां पे आप देखोगे इस प्रकार से, यहां एक मोटर लगी होती है। इस मोटर के ऊपर देखोगे आप तो ये मोटर थोड़ी ऊपर पाइप से जुड़ी रहती है, और यहां पे आकर इसमें, चलो यहां ले लो, इसके ऊपर देखोगे तो इस प्रकार से होल्डिंग इसके अंदर लगे होते हैं। यहां पे होल्डिंग लगे होते हैं। इनके अंदर अपन क्या रखते हैं, अपना सैंपल की जो टेस्ट ट्यूब है वो अपन रख देते हैं, और इसको क्या करते हैं, स्पाइन करते हैं अपने एक्स के ऊपर। इस मोटर के द्वारा, ये जो मोटर लगी है इस मोटर को अपन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं। और इस रोटेशन के आधार पे जो नीचे की तरफ एक तो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं। उनके आधार पर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल अपनी डेंसिटी के आधार पर नीचे की तरफ सेट होते जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो सेट होंगे वो पहले कौन से सेट होंगे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे की तरफ बैठेगा वो कौन से होंगे, हैवी जो पार्टिकल होंगे वो सबसे पहले नीचे सेटल डाउन होंगे। ऊपर की तरफ आप देखोगे, सुपरिनेटेंट आप देखोगे तो जो लाइट मटेरियल होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन के आधार पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन अगर इसमें देखेंगे अपन 5 नंबर थोड़ा सा अपन उसको ऊपर ले लेते हैं। हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले किसने बनाया था, तो यहां पर अपन देखेंगे मिखेल स्वेट या मिखेल स्वेट अपन कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसका जो आविष्कार है वो किया था। ठीक है, और तो रॉबर्ट मेंडल, वॉटसन, क्रिक ये तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी को डेवलप किया था, और क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो पादपों में जो वर्णक पाए जाते हैं, जो पिगमेंट पाए जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले यूज में लिया था। किसको, कलर को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया गया था। ठीक है, क्रोमोफोर आप कैसे कह सकते हो, क्रोमोफोर आप कह सकते हो, पिगमेंट कह सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फिर क्रोमेटोग्राफी नाम इसका दिया गया था। तो सबसे पहले, और आज अपन इसके द्वारा एमिनो एसिड पिगमेंट सेपरेट कर सकते हो, एमिनो एसिड सेपरेट कर सकते हो, प्रोटीन सेपरेट कर सकते हो, आरएनए, एंटीजन, एंटीबॉडी, अदर बायोमोलिक्यूल्स भी आप इसके द्वारा सेपरेट कर सकते हो। आज डिफरेंट प्रकार की जो है वो आ चुकी है क्रोमेटोग्राफी। 6 नंबर अपन देखोगे, क्रोमेटोग्राफी वॉज इनिशियली यूज टू सेपरेट विच टाइप ऑफ द कंपाउंड्स। किस कंपाउंड को प्रारंभिक जब इसका आविष्कार हुआ था उस टाइम पे कौन से कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो अभी अपन जो बात करें हैं वही आएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन,
सेकंड दिया है लिपिड और तीसरा दिया है पिगमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा कि पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पिगमेंट। देखो अगला क्वेश्चन अगर अपन 7 नंबर में यहां देखेंगे, हु इज क्रेडिट विद डेवलपिंग द फर्स्ट क्लोरीमीट्री। देखो क्लोरीमीट्री इसके नाम से भी है, ये मेजर करती है, मेजर करती है, किसको मेजर करती है? ये कलर सैंपल में कंसंट्रेशन। कोई कलर सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर कोई सॉल्यूट है, उसके अंदर क्या है, कोई भी सॉल्यूट है, तो कलर सॉल्यूशन को उसके कंसंट्रेशन मापने के लिए अपन किस मेथड को यूज में लेते हैं? तो क्लोरीमीट्री को यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, कि उसकी कितनी मतलब उसकी सांद्रता कितनी है, कम है, अधिक है। ठीक है ना, कोई भी कलर सैंपल के अंदर कोई बैक्टीरिया का भी अगर आप सैंपल हो और उसकी भी अगर आप कंसंट्रेशन ज्ञात करना चाहते हो तो भी आप इससे कर सकते हो। तो कलर सैंपल के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। यहाँ पे पूछा क्या है इसका कि डेवलप किसने किया था, ठीक है ना, किसको जाता है इसका क्रेडिट। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मेरी क्यूरी, एल्बर्ट, जूलिस डोबोस्की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जोलिस डोबोस्की। ठीक है, इन्होंने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लोरीमेट्री। क्लोरीमेट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया कोई भी कलर सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए अपन यूज में लिया जा सकता है। मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। कलर कंपाउंड कोई है, अगर उसकी कंसंट्रेशन आपको ज्ञात करना है तो क्लोरीमेट्री उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? अपना ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट कर देंगे अपन। ये क्वेश्चन आप ये मान लो कि डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप इजी वे के अंदर पीजी वाला जो पोर्शन है उनको सोल्व कर पाओगे। लेकिन कंडीशन वही है कि डेली अपन सोल्व करें इसको। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? मैंने आपको कई बार ये चीज़ समझा चुका हूं मैं। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन के आधार पर ये काम करता है। ठीक है, कि कोई भी जो सैंपल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर रखा जाता है, ये सैंपल रखा जाता है यहाँ पर, तो ये जो छोटी सी कांच की इस प्रकार से ट्यूब बनी होती है इसे अपन क्या कहते हैं? क्यूवेट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? क्यूवेट। पूछा जा सकता है आपसे कि सैंपल को किस में लेते हैं, तो क्यूवेट के अंदर सैंपल रखा जाता है। इसके अंदर सैंपल लिया और आपने ये सैंपल ले रखा है और इसमें क्या पड़े हैं? सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट है। आपने यहाँ पर लाइट डालते हो आप इसके ऊपर, तो यहाँ से कुछ लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ लाइट है वो सीधी निकल जाती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और सीधी निकल जाती है यहाँ पर इस प्रकार से। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो रेज यहाँ से तो निकली है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो यहाँ से निकलती है लेकिन आगे नहीं पहुँच पाती है। वो क्या है कि इसमें जो सोल्यूट होते हैं उसके द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषण कर ली जाती है ना, अवशोषित कर ली जाती है। तो ये तो जो कितनी वेवलेंथ इसकी यहाँ रुक गई वो तो क्या कहलाती है? एब्जॉर्बेंस। वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्बेंस कहलाती है। कितनी लाइट आगे निकली है वो क्या कहलाती है? इसकी ट्रांसमिशन। वो इसकी ट्रांसमिशन टी कहलाती है और ये इसकी एब्जॉर्बेंस ए कहलाती है। दो चीजें हैं, एब्जॉर्बेंस ए जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सॉल्यूट, ये जो सैंपल है इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी इसका मतलब इसकी भी सांद्रता बढ़ेगी। ट्रांसमिशन बढ़ेगा, अगर ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि लाइट अगर सीधी आगे पास हो रही है तो सीधी सी बात है इसमें सॉल्यूट की मात्रा है ही नहीं, बहुत कम मात्रा है, इसलिए वो सीधी निकल गई। अगर इसमें होती तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो
कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट को 260 नैनोमीटर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी एब्जॉर्बेंस A इक्वल टू 1 आती है तो उसकी मात्रा कितनी होगी डीएनए की, तो यहाँ पर 50 माइक्रोग्राम पर ml होने की संभावना रहती है। कितनी रहती है? अगर डीएनए की स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आप एब्जॉर्बेंस ज्ञात करते हो 260 नैनोमीटर के ऊपर आपको एब्जॉर्बेंस कितनी मिलती है, अगर 1 मिलती है तो पर ml के अंदर आपको सैंपल कितना होने की संभावना डीएनए की 50 माइक्रोग्राम होने की संभावना रहती है। अगर सेम इतनी ही एब्जॉर्बेंस के ऊपर अगर आप आरएनए का सैंपल आपने लिया, एब्जॉर्बेंस जो है A इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ पर आरएनए की संभावना कितनी रहेगी पर ml के अंदर, तो आरएनए की जो है वो 40 माइक्रोग्राम पर ml रहने की संभावना रहती है। तो ये भी डाटा, ये जो है वो आपको याद रखना है, 260 नैनोमीटर पे यूज में लिया जाता है और 50 माइक्रोग्राम डीएनए होने की संभावना रहती है पर ml, और आरएनए की पूछा जाए तो 40 माइक्रोग्राम पर ml रहने की संभावना रहती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन लाइट एब्जॉर्बेंस बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो पहला ही ऑप्शन बैठेगा इसमें तो, ठीक है ना, लाइट एब्जॉर्बेंस बाय मॉलिक्यूल्स के आधार पे ही अपने इसके सिद्धांत जो है वो काम करता है। हु इंट्रोड्यूस द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इन्वेंशन किसने किया था, तो यहाँ पर अपन देखेंगे आर्नोल्ड बेकमैन, जोन्स पोलविन, ठीक है, तो यहाँ पर आर्नोल्ड बेकमैन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो यहाँ पर आर्नोल्ड बेकमैन ने किया था। तो ये मेथड है इसका, याद रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डेवलप्ड, कब डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था 1940 के आसपास, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1940। What type of light source is commonly used in UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर कौन सा लाइट सोर्स यूज में लिया जाता है, तो टंगस्टन का जो बल्ब होता है, टंगस्टन का बल्ब जो होता है वो यूज में लिया जाता है। कौन सा? टंगस्टन का बल्ब। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। टंगस्टन बल्ब या टंगस्टन लैंप यूज में लिया जाता है। और उसके आगे क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? लाइट को फिल्टर कर लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कन्वर्ट करने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहां पर, एलिजा इज ए एक्रोनिम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो यहां पर अपन देखेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। देखो एलिजा शब्द कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एलिजा शब्द, एलिजा का जो शब्द है वो इससे पहले कौन सी इसकी एंसेस्टर अपन कह सकते हैं, इसका पूर्वज टेक्निक कह सकते हैं। इससे पहले कौन सी ऐसी टेक्निक थी? तो एक टेक्निक थी रिया। पहले कौन सी टेक्निक थी? एक रिया टेक्निक थी। रेडियो एक्टिव इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ये कौन सी टेक्निक थी? रेडियो एक्टिव इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। लेकिन यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो यूज में लिया जाता था, जो क्या हो सकता है? कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कैंसर करने वाला हो सकता है, ट्यूमर करने वाला हो सकता है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। इसलिए इन चीज़ों को बचाने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जगह पर इन्होंने क्या एंजाइम क्या यूज में लिया? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ऐसा एंजाइम यूज में लिया जिसके ऊपर एंटीबॉडी जुड़ी हुई थी, ये इन्होंने सब यूज में लिया। तो इसका नाम जो है रिया से बदल के क्या कर दिया गया? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कर दिया गया। तो पहले क्या थी? ये रिया एक टेक्निक थी, ठीक है। इसी का मॉडिफिकेशन वर्जन है। और रिया हो चाहे एलिजा हो, दोनों का ही पर्पज क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सीरम है, ब्लड सीरम सैंपल के अंदर खास तौर से दो चीजें हैं, किसकी डिटेक्ट करते हो?
किसकी डिटेक्ट, आप किस चीज़ की प्रेजेंस को आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो मुख्य रूप से एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है सीरम के अंदर कि कौन से पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में, कौन से पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया, अदर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि अगेंस्ट में एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनी है या नहीं बनी है। HIV हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी हुई है, इसका मतलब वो पैथोजन आपकी बॉडी में पहले से इंजेक्ट हो चुका है, इसीलिए आपकी बॉडी उस चीज़ के प्रति लड़ रही है और एंटीबॉडीज बना रही है। तो किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए अपन उस आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की प्रेजेंस को चेक करते हैं। और इसका सेकेंड नंबर पर एंटीजन, आपके सीरम के अंदर किसी विशेष एंटीजन का प्रेजेंस को पता लगाने के लिए भी अपन इसको यूज में लिया जा सकता है। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो दोनों करना है, और दोनों में से केवल एक ऑप्शन अगर आपको एंटीबॉडी मिलता है, मतलब दोनों अलग अलग अगर आपको मिले, तो दोनों में से कौन सा चूज करोगे, तो पहले एंटीबॉडी चूज करोगे आप, ठीक है ना। अगर जैसे सैंपल पूछा गया है कि भाई एलिजा के द्वारा सीरम के अंदर किस चीज़ की डिटेक्ट करने के लिए मुख्य रूप से यूज में लिया जाता है, तो आपको दोनों ऑप्शन अगर अलग अलग दिया जाए तो आपको पहले एंटीबॉडी टिक करना है, ठीक है। दोनों साथ में आएंगे तो दोनों बेस्ट है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, लेकिन पहले एंटीबॉडी, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो, हु डेवलप एलिजा, एलिजा को किसने डेवलप किया था, तो यहाँ पर रोजलिन, यालो और सोलोमन बर्सोन, ईवा एंगवॉल एंड पीटर पर्लमैन। तो पीटर पर्लमैन ने इसको डेवलप किया था और इनके साथ में थे ईवा एगवॉल, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द एलिजा वॉज डेवलप्ड, एलिजा कब डेवलप की गई थी। एलिजा है वो थोड़ी सी बाद में डेवलप की गई थी, तो लगभग 70 के आसपास थी ये, ठीक है ना। यहाँ पर 67, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1971 के आसपास। तो 1971 जो है उस टाइम पे इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। एलिजा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, प्राइमरली किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, एंटीबॉडी एंड एंटीजन, एंजाइम और लिपिड। अब दोनों अगर एक साथ में आ गए हैं तो राइट आंसर आ जाएगा बी। और यदि यहाँ पर ऑप्शन केवल एंटीबॉडी होता और एंटीजन यहाँ पे होता तो भी अपन बी करते, क्योंकि एंटीबॉडी पहले करेंगे अपन, ठीक है ना। 17 नंबर में देखोगे, व्हाट टाइप ऑफ द एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन एलिजा, एलिजा के अंदर कौन से एंजाइम मुख्य रूप से काम आता है, तो पेरोक्सिडेज, है ना। कौन सा एंजाइम काम आता है, पेरोक्सिडेज, यूरिएज, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज यूज में आता है। कौन सा यूज में आता है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, और यूरिएज वगैरह यूज में आते हैं, फॉस्फेटेज यूज में आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन, पेरोक्सिडेज। डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, एमाइलेज है, ये कोई भी काम नहीं आता। अठारह नंबर में आप देखोगे, इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री व्हाट डज ए हाई एब्जॉर्बेंस वैल्यू इंडिकेट। अगर अधिक एब्जॉर्बेंस आपको मिलती है, ए इक्वल टू हाई, अगर ए हाई है इसका मतलब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या है, अधिक है, सीधी सी बात है। एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, इसका मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, ये तो गलत है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ये इसका राइट आंसर है। कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर ट्रांसमिशन जो है वो अधिक है, टी का वैल्यू जो है वो अधिक है, तो आप क्या कहोगे, पहला ऑप्शन कि लो कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, सैंपल की कंसंट्रेशन यदि कम होगी तो टी बढ़ेगी, सैंपल की कंसंट्रेशन अधिक होगी तो ए बढ़ेगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। 9 नंबर में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट सुटेड
फॉर सेपरेटिंग लार्ज बायोमोलिक्यूल्स लाइक एज द डीएनए। डीएनए को सेपरेट करने के लिए तो सीधा सा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसमें लार्ज मॉलिक्यूल अगर आप लगा दिया तो कौन सी जेल यूज में आएगी? एग्रोज जेल इज मोस्टली यूज्ड। ठीक है। दूसरी चीज लो परसेंटेज, ये जेल जो बनाई जाएगी लो कंसंट्रेशन वाली बनाई जाएगी, लो कंसंट्रेशन वाली बनाई जाएगी। जिसके कारण से लो कंसंट्रेशन होगी तो सीधी सी बात है आपकी पोर की जो साइज है वो क्या होगी? अधिक होगी। पोर की साइज जेल की बड़ी होगी, छिद्र बड़े होंगे जेल के अंदर, तो बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट कर पाओगे आप। तो यहाँ पर इसका ये कंडीशन है, एग्रोज के कम कंसंट्रेशन यूज में लिया जाता है। यदि पॉलीएक्रिल एमाइड अगर आप यूज में लोगे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए तो वहाँ पर कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी पोर की साइज कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे आप, द श्वेडबर्ग यूनिट एज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन टू मेजर द वोट। तो यहाँ पर किसकी मेजर करने, आप किसी जो मॉलिक्यूल डेंसिटी के आधार पे आप चेक कर रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कर सकते हो, सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है श्वेडबर्ग यूनिट जो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पर सेडिमेंटेशन रेट को रिप्रेजेंट करती है और अपन एस के द्वारा डिनोट करते हैं। लाइक एज राइबोसोम जो है उसको अपन क्या लिखते हैं? एस के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S और यूकैरियोटिक के अंदर 80S। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटी क्लास होती है उनको कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि भाई 70S जो है राइबोसोम, उसको जब आप दो भागों में तोड़ते हो उसकी दो सब यूनिट जो पाई जाती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 50S और ये स्मॉल, तो ये 30S होती है। अब जैसे अपने को तो पता है लेकिन नहीं पता है उनको, वो सोचते हैं कि भाई जब दोनों को जोड़ेंगे तो 70 नहीं होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 80 होंगे। वो क्या कहते हैं, सीधे दोनों को जोड़ के देखते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये 80 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आप बता रहे हो 70S और यहाँ पर अलग अलग करोगे तब ये 30S आ रहा है, ये 50S आ रहा है। लेकिन इनको जोड़ा नहीं जाता है, इनको क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूज की सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर इनका डिसाइड किया जाता है एस यूनिट। तो यहाँ पर जब इनको दोनों को एक साथ आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो ये स्केल बनी हुई है इसके ऊपर इस प्रकार से मेजरिंग। यहाँ पर आप देखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये स्केल बनी हुई है। अब स्केल अगर ये बनी हुई है, इसके अंदर आप देखोगे तो 70 अगर आपने दोनों को एक साथ में डाला है, जैसे मान लो राइबोसोम आपने दोनों ले लिया, प्रोकैरियोटिक भी ले लिया और यूकैरियोटिक भी ले लिया, कोई एक सैंपल है, सैंपल को आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, मतलब आपको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो 70S वाले हैं वो कहाँ पे आकर रुकेंगे? 70 पे। यहाँ पे जो प्लेट बनेगी ये वाली 70 पे स्केल पे, तो वो तो कौन सा एस है? 70S राइबोसोम हो गया। एक प्लेट बनेगी यहाँ पर, यहाँ पे प्लेट बनेगी तो वो 80S होगी। इसका मतलब ये हल्का है और ये हैवी है, क्योंकि जो हैवी होगा वो नीचे बनता है और लाइट होगा वो ऊपर बनता है। यदि आप इनको अलग अलग सेपरेट करके बनाते हो, 70S को आपने तोड़ा, 70S को तोड़ने के बाद में आपने देखा इस प्रकार से, तो यहाँ पर कैसे कैसे रुकेंगे? इनकी जो लार्ज सब यूनिट है वो कहाँ पे रुकेगी? तो वो 50 पे रुकेगी। यहाँ पर एक बैंड यहाँ बनेगा और इसका बैंड यहाँ पर 30 पे बनेगा। इस प्रकार ये बैंड बनते हैं दोनों के। दोनों अलग अलग बैंड बनाओगे तो यहाँ बैंड बनते हैं, इस आधार पे इनको एस नाम दिया है कि ये जो है वो तो 50S और ये वाला है वो 30S। सेम इसी प्रकार से यूकैरियोटिक में लगता है कि यूकैरियोटिक के अंदर जो सब यूनिट होती है वो दो प्रकार की होती है। एक बड़ी सब यूनिट जो होती है वो 60S होती है और स्मॉल जो होती है वो 40S होती है। तो ये भी किसके आधार पर दिया गया है? सेडिमेंटेशन एस, इसके रेट के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार से आज के जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? जरूर रेस्पॉन्स देके जाइए आप लोग। और अपनी जो PYQ बुक है, सॉल्यूशन वाली बुक है, उसमें 2 टेस्ट मॉडल पेपर आपके लिए डाले गए हैं और PG वाले टूल टेक्निक के क्वेश्चन है 100 के आसपास वो क्वेश्चन डाले गए हैं।
और आपके 5 पेपर जो है वो विद सॉल्यूशन पूरा दोनों लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जो 30 मार्च तक जो है वो अपन पब्लिश कर देंगे। तो वो सभी को आपको फ्लिपकार्ट और बाई पोस्ट दोनों ही कंडीशन में अवेलेबल रहेगी और मैन सिटी जो है उनके अंदर मैं पहुंचा दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स ज़रूर अच्छा रेस्पॉन्स, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प होगी। लास्ट के 2 जो मंथ आपके बचेंगे, अगर 2 मंथ में आप लोगों ने उस बुक को अच्छे से रीड कर लिया है, आपने MCQ सोल्व कर लिए हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको इतने कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इतनी चीज़ें मिलेगी आपको कि हर क्वेश्चन के साथ में इर्द गिर्द में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके साथ में क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके MCQ या बायोटेक्नोलॉजी वाले इसी पोर्शन से कहीं से लेके आऊँगा ताकि आपको PG वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू।